हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम बात करेंगे क्लास 10th के बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर प्रकाश के परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। और इस चैप्टर के अंतर्गत जो आने वाली जो टॉपिक है मिरर और टाइप्स ऑफ मिरर यानी कि दर्पण और उसके प्रकार के बारे में मैं एक एक करके इस टॉपिक को सॉल्व करूंगा। आप हमारे साथ बने रहिए और अपने साथ कॉपी और कलम दोनों लेकर बैठिए ताकि मैं जब डेफिनेशन बोलूं तो उसे आप लिख सकें। तो आज हम लोग बात करेंगे, यह टॉपिक इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपको 12th लेवल पर भी इस टॉपिक को पढ़ना है, यानी कि ये टॉपिक 10th और 12th दोनों लेवल पर सही है। साथ ही विभिन्न प्रकार के कंपटीशन में भी ये टॉपिक काम में आने वाला है। तो आज हम लोग बात करेंगे दर्पण पर। इसके पिछले क्लास में मैंने प्रकाश के परावर्तन के बारे में बतलाया था। आज मैं आपको बतलाने जा रहा हूँ दर्पण यानी कि मिरर क्या है। तो देखिए, इसे समझने के लिए आप एक और बात को समझ सकते हैं कि आप इसे अपने घर के शीशे के द्वारा एग्जाम्पल लीजिए। घर में जो आईना जो आपका होता है वह प्लेन मिरर होता है यानी कि समतल दर्पण होता है। तो मैं परिभाषा वहीं से इसका जनरेट करूंगा कि डेफिनेशन को कैसे बनाया जाए। यानी कि दर्पण कहने का मतलब कि आपके माइंड में एक बात ये होनी चाहिए कि जिसमें प्रतिबिंब का निर्माण हो जाए। प्रतिबिंब कहने का मतलब क्या है कि जो आपका फेस है, जो आपका चेहरा जो है वह किसी सतह पर दिखाई दे। तो घर में जो आप यूज करते हैं समतल दर्पण, उसमें आपका चेहरा दिखाई देता है। कहीं जाना होता है या आपको किसी भी प्रकार का वर्क रहता है मिरर से, तो आप उसमें अपने फेस को देखते हैं, अपने बाल को झाड़ते हैं। कहने का मतलब उसमें बन रहा है तब हम देख रहे हैं, यदि नहीं बनता तो उसका हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो सबसे पहली चीज कि उसमें क्या होता है कि प्रतिबिंब का निर्माण होता है। आपका जो चेहरा जो बनता है, आपका जो छवि जो तैयार होता है, उसी को हम लोग फिजिक्स की भाषा में प्रतिबिंब कहते हैं, इमेज कहते हैं। तो आइए बात करते हैं कि दर्पण है क्या। तो सबसे पहली चीज कि यदि उस शीशे में आप अपने चेहरे को देख रहे हैं तो आपको प्रकाश की आवश्यकता होगी। यदि रात के अंधेरे में आप चाहिएगा तो उस घर के जो दर्पण जो है, शीशा जो है, उसमें प्रतिबिंब बन जाए तो यह संभव नहीं है, क्योंकि जब तक ना लाइट गिरेगा उस पर लाइट आपतित होगा, जब तक ना प्रतिबिंब का निर्माण होगा तब तक हम लोग प्रतिबिंब को नहीं देख सकते हैं। यानी कि दर्पण को कहा जा सकता है कि यह एक प्रकार का प्रकाशीय युक्ति है, ऑप्टिकल डिवाइस। यह प्रकाशीय युक्ति है और यह प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। परावर्तन कहने का मतलब कि प्रकाश उस पर पड़ा, जैसे यहाँ पर एक मिरर है, आपका शीशा है, इस पर प्रकाश आपतित हुआ, आपतित होने के बाद टकराने के बाद ये रिटर्न किया। यह जो फिनोमिना है इसी को हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी कि प्रकाश का किसी सतह से टकराकर वापस लौटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। और आपके 10th लेवल पर भी 12th लेवल पर भी दो स्थिति में प्रतिबिंब का निर्माण पढ़ना है। एक जब प्रकाश का अपवर्तन होगा और एक जब प्रकाश का परावर्तन होगा। यानी परावर्तन और अपवर्तन दोनों कंडीशन में प्रतिबिंब का निर्माण होता है। अपवर्तन होते हैं तो वहां पर लेंस आते हैं, और जब परावर्तन होते हैं तो वहां पर हम दर्पण की बात करते हैं। तो चलिए समझते हैं पहले परावर्तन को और बाद में हम लोग समझेंगे अपवर्तन को। तो दर्पण क्या है, शीशा क्या है? एक प्रकाशीय युक्ति है, कांच का बना होता है, जिसमें प्रकाश के परावर्तन के बाद प्रतिबिंब का निर्माण होता है। इसको आप दूसरे ढंग से भी बोल सकते हैं कि दर्पण एक प्रकाशीय सतह है, एक प्रकाशीय तल है, एक सरफेस है, ऑप्टिकल सरफेस है,
जिसमें किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, परंतु प्रतिबिंब तो लेंस में भी बनता है, लेंस के द्वारा भी बनता है, इसलिए आपका यह डेफिनेशन सही नहीं होगा। आपको डेफिनेशन देखते वक्त, परिभाषा लिखते वक्त इस बात का ख्याल रखना होगा कि दर्पण में प्रकाश के परावर्तन के कारण प्रतिबिंब बनता है और लेंस में प्रकाश के अपवर्तन के कारण प्रतिबिंब बनता है। ठीक ना? तो कहने का मतलब क्या है कि दर्पण एक प्रकाशीय युक्ति है जो प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है और इसमें परावर्तन के बाद ही किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है या प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो यदि आपसे पूछा जाए दर्पण किसे कहते हैं या दर्पण क्या होता है या दर्पण से आप क्या समझते हैं, दर्पण को परिभाषित करें तो आपका एक ही आंसर होना चाहिए। आप कॉपी में लिखिए इसको कि दर्पण एक प्रकाशीय युक्ति है जिसमें प्रकाश के परावर्तन के बाद किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। दर्पण एक प्रकाशीय युक्ति है जिसमें प्रकाश के परावर्तन के बाद किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, अर्थात यह प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसे मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया, एक समतल दर्पण और दूसरा गोलीय दर्पण। समतल दर्पण को इंग्लिश में प्लेन मिरर और गोलीय दर्पण को इंग्लिश में स्फेरिकल मिरर के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा समतल दर्पण क्या होता है। तो देखिए आपके घर में जो शीशा जो होता है ठीक इसी प्रकार से होता है। इसका बाहरी सतह जो होता है जिसमें हम अपने चेहरे को देखते हैं वह प्लेन होता है, एकदम प्लेन, कहीं भी उसमें असमतल की स्थिति नहीं होगी। समतल, सम माने बराबर और तल माने उसका सतह। जैसे ये व्हाइट बोर्ड देख रहे हैं ये समतल है, सम का मतलब बराबर हुआ और तल माने सतह, इसकी सतह हर एक जगह बराबर है तो यह समतल हुआ, परंतु यह समतल दर्पण नहीं हुआ क्योंकि इसमें प्रतिबिंब नहीं बन रहा है। तो जिसमें प्रतिबिंब बनेगा, जिसकी सतह समतल होगी वह समतल दर्पण होगा। और दर्पण में एक सतह जो होता है वह कलई किया हुआ रहता है, जो पेंटेड पार्ट होता है उसको कहते हैं कलई किया हुआ रहता है ना। यह पेंट होता है, इसमें चांदी के लेप का व्यवहार किया जाता है। एक प्लेन पारदर्शी ग्लास, इस टाइप का प्लेन पारदर्शी ग्लास होगा और उसमें क्या होगा, उससे पहले रज्जत किया जाएगा, उसे चांदी के लेप से पहले उसको व्यवस्थित किया जाएगा और तब उसके ऊपर पेंट चढ़ाया जाएगा, तब जाकर उसको कवर करके आपको मार्केट में वह उपलब्ध होता है और तब उसमें हम लोग प्रकाश के परावर्तन के कारण जो है प्रतिबिंब के निर्माण को देखते हैं। तो समतल दर्पण क्या है? जिस दर्पण की परावर्तक सतह समतल होती है उसे हम क्या कहते हैं? समतल दर्पण। और गोलीय दर्पण क्या है? जिस दर्पण की परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का भाग होता है, फुटबॉल की तरह खोखला, होलो स्फीयर। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं इसको हटाऊंगा यहाँ से, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। गोलीय दर्पण के दो भाग हैं, एक अवतल और एक उत्तल। अब देखिए कैसे आता है। गोलीय दर्पण क्या होता है, इस पर यदि बात करें तो मैं आपको बता दूं कि गोलीय दर्पण किसी खोखले गोले का एक भाग होगा। गोला क्या होगा? खोखला होगा, स्फीयर। और इसके दो भाग होंगे, एक अवतल और एक उत्तल। तो अवतल दर्पण का होगा, उत्तल दर्पण का होगा। तो गोलीय दर्पण का दो भाग है, इसको काटते हैं बीच से, इसको मैंने कट कर दिया। अब ध्यान से आप समझिए, एक भाग अवतल एक भाग उत्तल। अब आपको यह निर्णय करना है कि अवतल किसको बनाया जाए, उत्तल किसको बनाया जाए। यदि आप बाहर से कलई नहीं करते हैं, अंदर की तरफ कलई कर देते हैं और बाहर की सतह इसका उठा हुआ रहता है, और दूसरा कंडीशन कि यदि आप बाहर से कलई किए अंदर की सतह दबा हुआ रहेगा, तब इस स्थिति में यह अवतल बनेगा और यह जो है उत्तल बनेगा। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, अवतल, अव का मतलब क्या हुआ? दबा हुआ हुआ,
और तल माने सतह, यानी कि जिस गोलीय दर्पण की परावर्तक सतह दबा हुआ रहे, परावर्तक सतह माने जिससे प्रकाश का परावर्तन हो। अब परावर्तन कलई भाग से नहीं होगा, परावर्तन जब भी होगा एक्चुअली में परावर्तन उधर भी होगा तभी तो दिखाई देता है। कोई वस्तु प्रकाश के परावर्तन के कारण ही दिखाई देती है। जैसे मान लिया कीबोर्ड दिखाई दे रहा है या मैं दिखाई दे रहा हूँ, तो मुझ पर लाइट पड़ा और मेरे के द्वारा जो लाइट रिटर्न हुआ आपके आंख में गया और इमेज बना आपके आंख के जो भाग है रेटिना, तब कोई वस्तु दिखाई देता है। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर प्रतिबिंब बनता है जिस भाग की तरफ, उधर के भाग को ही हम लोग परावर्तक सतह कहते हैं। परावर्तक सतह जिस सतह से परावर्तन हो, जिस सतह से प्रकाश टकरा कर लौटे, उसको परावर्तक सतह कहा जाता है। तो अवतल में क्या बोलेंगे कि जिस गोलीय दर्पण की परावर्तक सतह दबी हुई रहती है, धसी हुई रहती है, उसी को हम अवतल दर्पण कहते हैं। और जिस गोलीय दर्पण की परावर्तक सतह उठी हुई रहती है, उभरा हुआ रहता है, उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। ऊ का मतलब क्या हो गया, उठा हुआ। जैसे आप इसका एग्जाम्पल एक स्पून यानी कि चम्मच से समझ सकते हैं। चम्मच के जो खाने वाला जो भाग है वह दबा हुआ रहता है, वह अवतल की तरह बिहेव करेगा, और जो उसके बैक साइड जो उठा हुआ भाग रहेगा वह उत्तल की तरह बिहेव करेगा। जब आप नए बर्तन जब खरीदने जाते हैं मार्केट में या आपके घर में जब आता है, तो उसमें आप देखिएगा कि नए चम्मच में भी प्रतिबिंब का निर्माण होता है। और कैसे प्रतिबिंब बनता है उन सभी चीजों पर भी हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जाने कि दर्पण क्या है। दर्पण के प्रकार कितने हैं, तो मुख्य रूप से दो प्रकार हैं, एक समतल दर्पण और एक गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण का ही एक और रूप है जो कि गोलीय दर्पण में ही आता है, जिसकी परावर्तक सतह पूर्ण रूप से गोल नहीं होती है, इस टाइप के पूरा गोल नहीं होता है। इसको हम लोग परवलयीय दर्पण कहते हैं। परवलयीय दर्पण, इंग्लिश में इसको बोला जाता है पैराबोलिक मिरर। पैराबोलिक मिरर। तो इस प्रकार से हुआ आपको दर्पण से रिलेटेड बातें जो हुई वह समाप्त हुआ। अब हम लोग बात करेंगे आगे समतल दर्पण के बारे में, इससे रिलेटेड मुख्य पॉइंट के बारे में जो आपको एग्जामिनेशन में पूछेगा ही। और एग्जामिनेशन में पूछने का मतलब क्या हुआ, वह सारी चीजें जो होती है वह आगे के कंपटीशन से भी रिलेटेड होती है। तो आप ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ये सारे टॉपिक आपको पॉलिटेक्निक में, ITI एग्जामिनेशन में या किसी भी प्रकार के एग्जामिनेशन में आते हैं, पूछे जाते हैं। तो बात करते हैं समतल दर्पण के गुण। प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, 12th और 10th दोनों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समतल दर्पण के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर। अब एक एक करके इसके प्रॉपर्टीज को हम लोग जिक्र करेंगे। जैसे आप समझ सकते हैं फर्स्ट नंबर पर समतल दर्पण के बारे में क्या बोला जाए यहाँ पर, तो सबसे फर्स्ट लाइन है कि समतल दर्पण की परावर्तक सतह जो होती है वह समतल होती है। पहला गुण, समतल दर्पण की परावर्तक सतह जो होती है क्या होती है, समतल होती है, यानी उसका तल क्या होता है, समान होता है, बराबर होता है सभी जगह। दूसरा क्या गुण बोल सकते हैं कि समतल दर्पण में हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है। कैसा प्रतिबिंब बनता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है। आभासी प्रतिबिंब को इंग्लिश में कहते हैं वर्चुअल इमेज। अब आभासी प्रतिबिंब क्यों कह रहे हैं, आभासी प्रतिबिंब जो होता है हमेशा क्या होता है, सीधा होता है। यानी प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, एक वास्तविक प्रतिबिंब और एक आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होगा और आभासी प्रतिबिंब हमेशा क्या होगा, सीधा होगा। तो हम लोग जानेंगे कि कब आभासी प्रतिबिंब होगा, कब वास्तविक प्रतिबिंब होगा। जब दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण को बताएंगे तब आपको समझ में आएगा कि आभासी कैसे होता है और आपको वास्तविक कैसे होता है। आभासी प्रतिबिंब को काल्पनिक प्रतिबिंब भी कहते हैं। क्या कहा जाता है, काल्पनिक प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब को क्या कहते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब।
तो आप इसको समझिए कि समतल दर्पण में जो होते हैं हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनते हैं, हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनते हैं, यानी कि सीधा प्रतिबिंब बनते हैं। जब आप समतल दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो आपका जो चेहरा जो होता है वह सीधा बनता है। ऐसा नहीं कि आप मिरर के सामने खड़े हैं और आपका पैर जो होगा ऊपर चला जाएगा, मुड़ी नीचे चला जाएगा, ऐसा कभी भी नहीं होगा, क्योंकि उसमें सीधा प्रतिबिंब बनता है, उल्टा प्रतिबिंब नहीं बनता है। उल्टा प्रतिबिंब केवल और केवल अवतल दर्पण में बनता है। अवतल दर्पण का एक विशेष गुण है कि इसमें उल्टा भी प्रतिबिंब बनता है और सीधा भी प्रतिबिंब बनता है। मैं प्रतिबिंब के निर्माण में उसको बतला दूंगा। अब ध्यान दीजिए कि समतल दर्पण में हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है, परंतु कैसे बनता है इसको भी आप समझ लीजिए थोड़ा सा। जैसे आपके सामने प्लेन मिरर होगा, दिस इज प्लेन मिरर इन फ्रंट ऑफ यू। आपके सामने एक प्लेन मिरर है, एक समतल दर्पण है, इसकी परावर्तक सतह हो गई। अब यदि इसी के सामने वो कोई ऑब्जेक्ट है यानी कि वस्तु है, अब इसका प्रतिबिंब बनना है, क्या होगा? प्रतिबिंब बनने के लिए हमेशा परावर्तन होना चाहिए और परावर्तन के बाद उसको कटना चाहिए। कहां पर कट रहा है? तो एक किरण गई, इससे टकराई और उसके बाद रिटर्न, परावर्तन हो गया। एक और किरण, प्रतिबिंब निर्माण के लिए कम से कम 2 किरण को लेंगे, एक और किरण, इसका भी परावर्तन हुआ, ये भी रिटर्न हुआ। अब देखिए कि ये दोनों किरण को आगे जब बढ़ेंगे, दोनों किरण, तो दोनों किरण कभी भी एक दूसरे को काट नहीं सकते हैं, इसलिए इसको डॉट डॉट से पीछे की ओर बढ़ाया जाएगा। कल्पना किया जाएगा कि यदि दोनों किरण को पीछे बढ़ाया जाए तो कहां पर एक दूसरे को काटेंगे। दोनों को पीछे बढ़ाया गया तो देखा गया, कल्पना किया गया, डॉट डॉट लाइन जहां पर आया आपको तो समझना है कि वह काल्पनिक प्रतिबिंब है, यानी कि सीधा प्रतिबिंब है। अब यहां पर इसका इमेज बना, I फॉर इमेज, O फॉर ऑब्जेक्ट, वस्तु प्रतिबिंब। तो कहने का मतलब क्या है कि यहां पर इसका इमेज बना, यानी दर्पण के पीछे बना। तो कहने का मतलब क्या है यहाँ पर कि आप बोल सकते हैं कि समतल दर्पण की परावर्तक सतह समतल होती है, समतल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब बनते हैं, यानी कि सीधा प्रतिबिंब बनते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी गुण कि जितना बड़ा वस्तु होता है उतना ही बड़ा इसका प्रतिबिंब बनता है, यानी कि समतल दर्पण में वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई दोनों क्या होती है? तो बराबर होती है। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है आपको कि समतल दर्पण में वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई दोनों बराबर होती है। अब आपके जहन में, आपके दिमाग में एक बात चल रहा होगा कि आपके घर में छोटा सा जो शीशा होता है उसमें तो आपके जितने हाइट है 5 फीट, 6 फीट, 4 फीट, उतना बड़ा तो प्रतिबिंब नहीं बनता है। तो यहाँ पर कैसे बता रहे हैं कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई की बराबर होती है? तो आपको इसको समझना होगा कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई दोनों बराबर होती है, परंतु उसके लिए समतल दर्पण की जो हाइट होगी वह वस्तु की तुलना में कम से कम आधी होगी। यानी कि 6 फीट का वस्तु है तो कम से कम 3 फीट का मिरर रहेगा, तब आपका पूरा प्रतिबिंब बनेगा। बड़ा रह सकता है परंतु छोटा में वस्तु के कम से कम आधी होनी चाहिए, तब जाकर उसमें प्रतिबिंब का फुल निर्माण होगा। यानी कि जितना बड़ा वस्तु होगा उतना ही बड़ा प्रतिबिंब होगा। इस बात को भी मैं प्रूव कर दूंगा। नेक्स्ट वीडियो जब बनाऊंगा तो इसको मैं साबित करूंगा कि समतल दर्पण में पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए, संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई वस्तु की तुलना में कम से कम आधी क्यों होती है। अब बात करते हैं, 3-4 गुण हो गए यहाँ पर। अब इसमें एक और चीज लिख सकते हैं कि समतल दर्पण जो होते हैं उसमें प्रतिबिंब जो होते हैं वो पार्श्व रूप से उल्टा बनता है, पार्श्व रूप से उल्टा बनता है। इसको इंग्लिश में कहते हैं लैटरल इन्वर्सन। पार्श्व रूप से उल्टा कहने का मतलब क्या है
कि आप समतल दर्पण के सामने यदि खड़ा है तो आपके दाएं भाग का प्रतिबिंब बाईं तरफ और बाईं भाग का प्रतिबिंब दाईं तरफ बनता है। जैसे आप प्लेन मिरर के सामने खड़ा हो गए तो आप दाहिना हाथ उठाइएगा तो प्रतिबिंब में बाईं हाथ उठाएगा, इसको कहते हैं पार्श्व रूप से उल्टा। यानी कि एग्जामिनेशन में पूछता भी है पार्श्व उत्क्रमण क्या है, लैटरल इन्वर्शन क्या है। पार्श्व को सिर्फ लैटरल बोलते हैं और जब उत्क्रमण बोलेगा यानी कि उल्टा बोलेगा तो उसको इन्वर्सन के नाम से जानते हैं। तो कहने का मतलब पार्श्व रूप से उल्टा जो है क्या है, पार्श्विक उत्क्रमण क्या है, तो सिंपल जवाब है कि यदि आप समतल दर्पण के सामने खड़े रहें तो आपके बाएं भाग का प्रतिबिंब दाईं तरफ और दाईं भाग का प्रतिबिंब बाईं तरफ बनता है। इस स्थिति को ही हम लोग पार्श्विक उत्क्रमण या पार्श्विक उत्क्रमण के नाम से जानते हैं। ऐसा क्यों होता है? जब आप दाहिना हाथ उठा रहे हैं तो आपके शीशा जो है सामने लगा हुआ उसमें बाईं हाथ क्यों उठाता है, उसका क्या रीजन है? तो रीजन यह है कि आप शीशा के सामने खड़ा है तो आपका प्रतिबिंब आपके सामने खड़ा है, मतलब आप इस डायरेक्शन में हैं तो प्रतिबिंब जस्ट आपके अपोजिट डायरेक्शन में है। तो यानी कि आप इस हाथ को उठाएं तो प्रतिबिंब बन रहा है आपकी ओर, तो ये हाथ किधर चला जाएगा, इस तरफ चला जाएगा। इसलिए प्रतिबिंब और वस्तु दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होने के कारण ही दाएं भाग का प्रतिबिंब बाईं तरफ और बाईं भाग का प्रतिबिंब दाईं तरफ बनता है। एक और इंपॉर्टेंट बात करेंगे यहाँ पर हम लोग, समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वह अनंत होती है। यह क्वेश्चन 12th लेवल पर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 12th के एग्जामिनेशन में पूछा भी है। समतल दर्पण की फोकस दूरी जो होती है वह अनंत होती है। अब 10th के स्टूडेंट सोचेंगे यहाँ पर कि फोकस दूरी कैसे अनंत हुआ, तो सबसे पहले फोकस दूरी कहते किसको है? तो फोकस दूरी किसे कहेंगे? तो दर्पण में 3-4 पॉइंट ऐसे होते हैं जिसको हमने अभी तक नहीं बतलाया, उसको आप यहाँ पर समझने का प्रयास करें शॉर्ट में। ये दर्पण है, अवतल दर्पण है, इसकी परावर्तक सतह दबी हुई है, इसका मिड पॉइंट होगा उसको ध्रुव कहेंगे, पोल। और जब प्रकाश की किरणें आएगी समानांतर किरणें तो टकराने के बाद जिस पॉइंट पर जाकर मिल जाएगी पैरेलल रेज उसको हम लोग कहेंगे फोकस। क्या कहेंगे? फोकस। और ध्रुव और फोकस के बीच की जो दूरी होगी उसको हम कहेंगे फोकस दूरी। फोकस को बड़ा एफ से सूचित करेंगे और फोकस दूरी को छोटा एफ से। ध्रुव और फोकस के बीच की जो दूरी होगी उसे हम लोग क्या कहेंगे? फोकस दूरी कहेंगे। और बीच में यहां पर होगा इसका वक्रता केंद्र यानी कि सी। होता है क्या एक्चुअली में कि अवतल दर्पण गोलीय दर्पण का भाग है तो गोला का बीच में केंद्र होगा, उसी केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। जब इसको बाहर से आप पेंटेड कर दीजिएगा तो ये पार्ट जो बचेगा यह अवतल दर्पण हो गया, यह इसका वक्रता केंद्र हो गया। प्रकाश की किरणें गई, टकराने के बाद जहां पर आकर समानांतर किरणें मिली उसको फोकस कह दिए। दर्पण का जो मध्य बिंदु हुआ उसे ध्रुव कह दिए। ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी हुई उसे फोकस दूरी कह दिए। शॉर्ट में आप समझ सकते हैं ये वाला जो लाइन है इसको कहा जाता है प्रधान अक्ष। क्या कहा जाता है? प्रधान अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस या इसको मुख्य अक्ष भी कहते हैं। तो प्रधान अक्ष किसको कहेंगे? तो ध्रुव और वक्रता केंद्र को जो मिलाने वाली जो सीधी लाइन है इस लाइन को क्या कहते हैं? प्रधान अक्ष कहते हैं। यानी ध्रुव और वक्रता केंद्र को जो मिलाने वाली सीधी लाइन है इस लाइन को प्रधान अक्ष कहा जाता है। अब हम लोग बात करेंगे कि समतल दर्पण की जो फोकस दूरी हुई वह अनंत है, मतलब उसका कोई भी मान सेंटीमीटर में नहीं है कि 10 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर है, नहीं, अनंत है। इसका मतलब अब यहाँ पर अनंत कह रहा है तो इसको कैसे प्रूव किया जाए मैं आपको इसी वीडियो में बताता हूँ और इस टॉपिक के साथ मैं आपको एंड करूंगा। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्लेन मिरर से रिलेटेड जितनी भी प्रॉपर्टीज होंगे उन प्रॉपर्टीज को बताऊंगा। दो समतल दर्पण के बीच बनने वाले जो कोण होते हैं उसके कारण जो प्रतिबिंब का निर्माण होता है उसको बतलाऊंगा, जिसको आप मैजिक ऑफ मिरर, दर्पण का जादूगर या दर्पण के जादुई व्यवस्था के नाम से आप जान सकते हैं। तो मैं आपको बतलाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में कि जैसे दो समतल दर्पण हैं और दोनों समतल दर्पण के बीच में अगर 90 डिग्री का कोण बन रहा है
तो इसमें कितने प्रतिबिंब बनेंगे? तो इसमें बनेंगे 3 प्रतिबिंब। इसके लिए जो फार्मूला है उस फार्मूला के द्वारा मैं आपको बतलाऊंगा कि कैसे 3 प्रतिबिंब, 5 प्रतिबिंब, 9 प्रतिबिंब, है ना, इस तरीका से कैसे आता है। आपके सामने अगर कोई प्लेन मिरर है तो उसमें एक प्रतिबिंब कैसे बनता है, उन सभी चीजों को मैं नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करूंगा। फिलहाल मैं इस वीडियो में आपको बताता हूं कि समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत क्यों होती है। तो इसके लिए एक फार्मूला पर आपको चलना होगा। और एक और इम्पोर्टेंट बात कि आप देखे होंगे वो ऑब्जेक्ट था, यहाँ प्लेन मिरर था, इसका प्रतिबिंब जो है आज जो बना था, तो दर्पण से जितनी दूरी पर वस्तु रहती है उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतना ही दूरी पर बनता है। माने 10 सेंटीमीटर पर यदि वस्तु रखा हुआ है तो इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे भी कितना दूरी पर बनेगा? 10 सेंटीमीटर पर ही बनेगा, जो कि फिगर से स्पष्ट है। चित्र जो बनाया था इसके पहले मैंने, उस चित्र के माध्यम से यह क्लियर हो जाता है कि दर्पण के सामने, समतल दर्पण के सामने जितनी दूरी पर कोई वस्तु रहती है उसका प्रतिबिंब उतना ही दूरी पर बनता है। यानी कि समतल दर्पण में वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी दोनों बराबर होती है। तो आइए, एक सूत्र है आपको क्लास 10th में 1/v + 1/u = 1/a। अब इस सूत्र की मदद से मैं प्रूव कर दूंगा कि समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत कैसे होती है। तो देखिए, v जो होता है प्रतिबिंब दूरी होता है, u वस्तु दूरी होता है और f फोकस दूरी होता है। तो u का मान यदि हम मान लिए x, यानी कि वस्तु दूरी जो है x है, x का वैल्यू कुछ भी लिख सकते हैं आप, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, व्हाटएवर जो भी कुछ है आपके माइंड में उसको आप यहाँ लिख सकते हैं। तो समतल दर्पण में वस्तु दूरी x मान लिया तो v जो होगा वो भी x होगा, क्योंकि समतल दर्पण के सामने जितनी दूरी पर वस्तु होती है उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतना ही दूरी पर बनता है। f जो होगा फोकस दूरी, f का वैल्यू क्या होगा आपको हम बतला दें, इसका मान निगेटिव हो जाएगा, इसका मान पॉजिटिव होगा। मैं आपको चिन्ह परिपाटी में यह क्लियर कर दूंगा कि वस्तु दूरी निगेटिव क्यों होता है और प्रतिबिंब दूरी सीधा बनने पर पॉजिटिव क्यों होता है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब सीधा बनता है, इसलिए यहाँ पर प्रतिबिंब दूरी मैंने प्लस में लिखा। लेकिन आखिर क्यों होता है, इसके लिए आपको पढ़ना होगा चिन्ह परिपाटी, साइन कन्वेंशन, जो कि मैं आगे के आने वाले वीडियो में क्लियर करूंगा। एक बराबर बात, दर्पण सूत्र का प्रयोग कीजिए, 1/v + 1/u = 1/a। 1/v, v का मान x प्लस 1/u, u का मान -x प्लस माइनस, यहाँ पर हो गया माइनस इक्वल टू 1/a, कैंसिल, 0 बराबर 1/a, कैंसिल कर गया। अब 0 के स्थान पर 8 को लाइए और f के स्थान पर 0 को लाइए, 1/0 अनंत, यानी 0 से किसी भी संख्या में भाग दिया जाए तो उसका वैल्यू अनंत होता है। इस प्रकार से यह साबित होता है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? अनंत होती है। आज के लिए इतना ही, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर चाहे तो। 12th बेसिस पर एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, पूछा गया है सवाल में 2009-10 के आसपास या 11 के आसपास इस क्वेश्चन को पूछा गया है एग्जामिनेशन में। तो चलिए, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही काफी। आप जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके, यदि आपको समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।